नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। अब एक कमेटी का गठन होगा जिसमें अधिकारियों के साथ साथ शिक्षाविद भी होंगे और फिर इसे लागू किया जाएगा। बीती 8 जुलाई को यह व्यवस्था लागू की गई थी और तब से शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताई। प्राइमरी टीचर पर योगी सरकार का बड़ा ऑर्डर। योगी का निर्देश, मुख्य सचिव का आ गया आदेश। यूपी में टीचर पढ़ाएंगे, अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? यूपी में टीचर्स की जीत, डिजिटल अटेंडेंस स्थगित। तो तमाम विरोध के बीच आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद से ही शिक्षकों के विरोध के सुर सड़कों पर सुनाई दे रहे थे। शिक्षक संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था, तो वहीं सरकार का तर्क था कि डिजिटल हाजिरी शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जरूरी है। हालांकि अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार को यह फैसला वापस लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। दरअसल बेसिक शिक्षकों ने प्रदेश भर में शुरू कर दिया था विरोध में आंदोलन। इसके बाद डिजिटल हाजिरी विरोध मामले में एक्शन लेते हुए मुख्य सचिव का आया आदेश। डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, विवाद का हल निकलने तक ये रोक जारी रहेगी। साथ ही ये भी बता दें कि मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक और इस बैठक के बाद डिजिटल अटेंडेंस पर रोक का निर्णय लिया गया। साथ ही विवाद का हल निकालने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। बेसिक शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले पर कमेटी भी बनाई गई है, जो कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी और कमेटी इस विवाद का हल निकालेगी। योगी सरकार में डिजिटल अटेंडेंस के फैसले के कारण विवाद गहरा गया था। राजनीतिक दलों की ओर से इस मामले में लगातार सरकार को घेरा जा रहा था। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसीलिए 6 लाख शिक्षकों के विरोध के बीच चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं होता। तो सवाल ये कि क्या इस फैसले के पीछे सियासी मजबूरी भी है या फिर जरूरी? चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां राप्ती नदी का जल स्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ने से वह खतरे के निशान से 93 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। इससे जिले के 48 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और उसके बढ़ने का क्रम लगातार जारी है। हालांकि नदी के ऊपरी हिस्से में जलस्तर घटना शुरू हो गया है, जिसे लेकर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि राप्ती नदी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। करीब 48 गांव प्रभावित हुए हैं। देखिए, आज राप्ती नदी का जो जलस्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और जो पानी का फैलाव जो नॉर्मल एरियाज में हुआ है, उसका निरीक्षण आज बोर्ड के माध्यम से कमिश्नर सर, डीआईजी सर हमारे और डीएम साहब द्वारा किया गया है। कुछ गांव जो इससे प्रभावित हुए हैं उनका भी भ्रमण किया गया है। वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत हुई है। जो
फूड पैकेट्स और राशन उनको वितरण होना है वो समय से वितरित हो रहा था। लगातार प्रशासन और पुलिस की जो बोट्स हैं वो चल रही हैं। पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग अलर्ट में हैं, वो भी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और हर स्थिति को निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बाकी आगे आने वाली जो परिस्थितियां होंगी उसके लिए सभी तैयारी पूर्ण है और सबको हम लोग संपर्क में हैं और उनको जो भी जरूरत है मदद वो पहुंचाई जाए। बट अब ये नदी स्टेबल हो गया है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा लेवल रिसीड करेगा। टोटल जनपद में करीबन 48 गांव के आसपास प्रभावित हुआ है। अगर आप घाघरा और राप्ती नदी को देखेंगे तो सभी गांव में जो जितने प्रभावित गांव हैं वहां पे राशन वितरण, फूड पैकेट सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रेगुलर बंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने भी रेन कट्स हुए थे अराउंड 1 वीक पहले उसको ठीक करा लिया गया है और मतलब चूंकि अगर नेक्स्ट बार दोबारा अगर बारिश होता है तो उसके लिए हम लोग स्थिति में तैयार रहें। चलिए अब बात मथुरा की करते हैं, जहां जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल गोपीनाथ नगला स्थित एक ही इमारत में चल रहे निताई चरण स्कूल और राजकीय जूनियर स्कूल को खोलने के दौरान इमारत की जर्जर छत धराशायी हो गई। बता दें कि पहले भी जर्जर स्कूल की छत गिर गई थी। साथ ही जिले में ऐसे कई स्कूल भवन हैं जो जर्जर हो रखे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम गाड़ी के भी जो अधर है जाएगा मुझे। हाँ, ये बच्चा तो हमें जामे इन स्कूल बहुत अच्छा लगा। ये प्राथमिक विद्यालय निताई है और अंदर एक और स्कूल चलता है राजकीय जूनियर। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस समय कल की छुट्टी थी और पीछे का हिस्सा है तो उसके लिए इधर जाना आना भी थोड़ा कम है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को पता है, बहुत जल्दी इस पे ये जर्जर में दिखा के बहुत जल्दी इसकी बोली लग के इस पे काम भी होने वाला है। ऐसे ये सरकारी विभागीय काम थोड़ा टाइम तो लगता ही है, में मिला के होंगे 80 के समथिंग। हाँ लिखित भी है और सब तरीका से है, सबको भी पता है हमारे साहब और उस पर काम भी कर रहे हैं। आज भी हमने सुबह जैसे ही स्कूल खोला तो उनको सबसे पहले यही सूचना दी कि स्कूल की जो छतें गिर गई है, वीडियो बना के भी उनको दिखाई, उनको पूरा डाटा बताया। अभी फिलहाल उन्होंने हमसे ये कहा है कि दूसरे स्कूल में इस बच्चों को शिफ्ट करने। चलिए अब बात बिहार की करते हैं, जहां विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। जीतन सहनी का शव उनके घर के अंदर ही मिला है। साथ ही बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात घर में घुसे अपराधियों ने मुकेश सहनी के पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के समय उनके पिता सो रहे थे। बता दें कि मुकेश सहनी बिहार के प्रमुख दल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में वह इंडी गठबंधन के साथ थे। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ प्लेन में मछली खाने का वीडियो भी सामने आया था, जिस पर बाद में काफी विवाद भी हुआ। वहीं मामले में मुकेश सहनी ने कहा कि मैं बाहर था जब ये हुआ, मैं अभी पहुंचा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। राज्य के तमाम नेताओं से भी बातचीत हुई है और सभी ने आश्वस्त किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाहर था मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं
राज्य के लीडर और देश के नेता सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीजें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी संसाधन दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। क्या कहूँ इस पर, मतलब क्या ही कहा जाए। आप याद करिए बीते 6 महीनों में 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर ऑल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है, हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। देखिए, वो घटना दुखद है, इसी घटना की हम निंदा करते हैं और सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। एसआईटी गठित कर दी है सरकार, जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश में लगी है और उसका रिजल्ट भी जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। वहां तो देख रहे हैं, जब वहां के मुख्यमंत्री जी इंजीनियर को कह रहे हैं कि हम आपके पैर छू लें, तो मुख्यमंत्री जब पैर छूने लगेगा इंजीनियरों का, तो मैं समझता हूं कि वो वहां पर क्या व्यवस्था चलेगी। वहां तो पूरी तरीके से चाहे अधिकारी, चाहे वहां के जितने भी गृह विभाग के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सब, कोई भी व्यक्ति वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करेगा। जब मुख्यमंत्री खुद वहां के अधिकारियों के पैर गिरने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जो ये इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं हम लोगों के, मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी की हत्या, ये बहुत ही दुखद है। मैं शोकत करता हूं। मुकेश सहनी जी के पिताजी जितेंद्र सहनी जी की सुपौल बाजार में जिस तरह हत्या हुई है, ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। इस दुख की घड़ी में हम सब मुकेश सहनी जी के साथ हैं। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की हत्या उनके पिताजी की होगी। जो अपराध जिसने किया है वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी की सरकार सुशासन के रास्ते पर चलती है, अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती है। ये घटना जिसने भी की है उसको एसआईटी बना दी गई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी और इस दुख की घड़ी में हम सबको एकजुट होकर मुकेश सहनी जी के साथ दुख की घड़ी में रहना चाहिए। इस पर कोई राजनीति विपक्ष के नेताओं को नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष के नेता इस पर कर रहे हैं, खासकर राजद के नेता, ये दुखद है। इस दुख की घड़ी में कम से कम उनको राजनीति से बाज आना चाहिए और इस घटना की घोर निंदा करनी चाहिए। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनकी संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। सहनी जी के पिताजी की हत्या नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोग। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति
गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। नीतीश बाबू सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। चलिए अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। सपा नेताओं ने शाहजहांपुर समेत कई जिलों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी, पीड़ितों को राशन, दवा, पानी उपलब्ध करवाया, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पट्टों के आवंटन में अनियमितता सामने आने पर शासन ने कार्रवाई करते हुए आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि आईएएस देवी शरण उपाध्याय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद के पद पर प्रयागराज में तैनात थे। अलीगढ़ में 35 भूखंडों में पट्टों को बहाल किया था, जिसको लेकर उन पर पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने के आरोप लगे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के पद से हटाते हुए उन्हें प्रतिक्षारत कर दिया गया है। तो अलीगढ़ में आईएएस के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई। पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने के आरोप आईएएस के ऊपर लगे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस मामले में 35 पट्टों को गलत तरीके से देने के आरोप उन पर लगे थे। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर अब सूबे की सियासत गरमाती हुई दिख रही है। तीर्थ पुरोहितों से लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर का विरोध शुरू कर दिया है। केदारनाथ मंदिर पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। साथ ही बताएं कि तीर्थ पुरोहितों ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। केदारनाथ मंदिर पर गरमाई सियासत। दिल्ली में बनने वाले मंदिर का शुरू हुआ विरोध। तीर्थ पुरोहित से लेकर विपक्ष ने उठाई आवाज। सरकार की मंशा पर खड़े हुए सवाल। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया, जिसके बाद से इस मंदिर का विरोध शुरू हो गया है। साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर इन दिनों सियासत गरमाती दिखाई दे रही है। तीर्थ पुरोहितों ने इसे लेकर मोर्चा भी खोल दिया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने जमकर हल्ला बोल और प्रदर्शन किया, तो वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड की जनता की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को क्या जरूरत महसूस हुई कि केदारनाथ मंदिर की शिला को लेकर दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर बनाया जा रहा है। इसमें सरकार का निजी स्वार्थ है। बात तो कह रहे हैं कि भाई ये उचित नहीं है। उसके बाद कल उनका एक स्टेटमेंट आया कि उसकी खाल में भेड़िए हैं, शेर की खाल में भेड़िए हैं। इस बात का विरोध तो माननीय शंकराचार्य जी ने भी किया, तो क्या उनके लिए भी वो यही कहना चाहते हैं? असल में
जितने भी लोग इस बात से सहमत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निशाने पर आ गए, ये उचित नहीं है। एक तरफ जहां विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर दी, तो वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस विषय को बेवजह तूल देने का काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड समेत पूरे देश और दुनिया में केदारनाथ धाम सिर्फ एक ही है और वो सिर्फ केदारनाथ धाम में है, जबकि दिल्ली में सिर्फ मंदिर बन रहा है। वहाँ जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस के उठाए गए सवाल पर सत्ता पक्ष बीजेपी भले ही खामोश हो, लेकिन संत समाज और शंकराचार्य इस धाम का विरोध कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। कि आज हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान केदारेश्वर, भगवान केदारनाथ जी का भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ होने जा रहा है, और भागवत जी, शिव पुराण, रामचरितमानस सब में महादेव की जो वर्णन है, महादेव की जो ख्याति है, महादेव का जो स्वरूप है, वो उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, और देवभूमि के नेतृत्व करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ चुके हैं। जयति योग प्रमाण विषय, शिव पुराण का वाक्य है कि जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होता है तब व्यक्ति को ऐसे कार्य करने का और कार्य में आने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं विपक्ष और संतों के विरोध के बाद मंगलवार को ट्रस्ट ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का नाम बदलने का फैसला लिया है, जिससे अब सारा विवाद ही खत्म हो गया है। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा इंडिया वॉइस पर। तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।